हाँ तो चलो आज शुरू करते हैं कि पतला लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी का जो सूत्र होगा उसका निगमन कैसे किया जाएगा और उसके फोकस दूरी का सूत्र होता क्या है, ठीक है ना। आज उसी के संबंध में हम बात करेंगे आपसे। जैसे कि आपको पता है कि पहले तो ये क्लियर हो जाए कि पतला लेंस आप किसे बोलोगे। और एक बात और, आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो पतला लेंस ही मेंशन है, मतलब आपको पतले लेंस के बारे में ही पढ़ना है। जरूर उसको आप इस प्रकार से बनाओगे, ऐसे बनाओगे आप जरूर, पर ये लेंस बहुत पतला होगा। इसका जो थिकनेस होता है, जैसे ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसका थिकनेस है, मोटाई, ये इतना पोर्शन आपको लग रहा है जो बहुत ज़्यादा है, इतना टी मोटाई है, बहुत ज़्यादा मोटाई, पर ये थिकनेस जो होती है उसमें बहुत कम होती है, ठीक ना। जो पतला लेंस होगा उसमें यही मोटाई क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक ना। इतना मोटाई ना होकर कि ये बहुत पतला होगा, ये आप समझ सकते हो, बहुत पतला होगा। तो अगर यही मोटाई बहुत पतली होगी तो उससे आप क्या नाम दोगे, पतला लेंस नाम दोगे। और पतले लेंस के लिए आप देखोगे बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे भी किताब में दिए गए होंगे जिसमें आप इसे ऐसे बहुत पतला बनाया गया होगा, ऐसे बनाए गए होंगे, मतलब वो पतला लेंस है। अगर ऐसा बनाया गया है वो पतला लेंस कहा है तो समझिए केवल वो फिगर को जूम करके आपको दिखाया है, जूम आउट उसका किया गया है, ठीक है। उस फिगर को जूम करके दिखा दिया गया। ऐसा भी फिगर मिल सकता है क्वेश्चन सॉल्व कर समय, और ऐसा भी मिल सकता है, मतलब एक केवल लकीर खींच दिया गया, एक लाइन ऐसे खींच दी गई डंडा इस प्रकार से, बस, ठीक है ना, ऐसे खींच दिया गया हो, तभी ये पतला लेंस ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। थिन लेंस का भी इंडिकेटर ये भी होगा, इसको भी आप थिन लेंस बोलोगे, ठीक है ना। ये भी पतला लेंस होगा, पतला लेंस ये भी होगा। तो मैं एक एक्चुअल लेंस जो होता है वही लेकर के पहले चल रहा हूँ। तो आप डेरिवेशन उत्तल के द्वारा भी कर सकते हो, उत्तल लेंस के भी द्वारा कर सकते हो, कोई भी लेंस लेकर के जो पतला लेंस होगा उसके फोकस दूरी के सूत्र का निगमन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं उत्तल लेकर के कर रहा हूँ डेरिवेशन, तो पहले इसको आप समझिए, इसमें होगा क्या, फोकस दूरी का सूत्र का क्या होता है। देखिए, जैसे अगर यहाँ पर एक पतला लेंस हो, सपोज करिए एक पतला लेंस है, ठीक है ना, एक पतला लेंस इस प्रकार से है, ठीक। इसके इधर और इधर दोनों साइड का मीडियम जो है सेम, इधर जो मीडियम उसी प्रकार का मीडियम इधर भी। दो केसेज बनते हैं जब दोनों तरफ समान माध्यम उपस्थित हो लेंस के, जब दोनों तरफ अलग अलग माध्यम उपस्थित हो लेंस के, ठीक ना। ये दो केसेज होते हैं जिसमें आप इसके फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करते हो, ठीक। तो मैं अभी जो केस बता रहा हूँ इस केस में यही है कि लेंस के दोनों साइड के मीडियम क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर इधर वाला माध्यम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो इधर वाला मीडियम जो होगा उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ही होगा, मतलब सेम मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए जो लेंस है, इस लेंस जिस पदार्थ का बना होगा, ठीक है ना, जिस पदार्थ का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। मतलब कि हम बोल सकते हैं n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। यहाँ पर L का मतलब लेंस होगा, लिक्विड नहीं समझना है, लेंस समझ लेना है कि L का मतलब यहाँ लेंस है। तो n2 का मतलब जो लेंस होगा उसका अपवर्तनांक होगा, n1 का मतलब जो इधर और इधर का मीडियम होगा, दोनों मीडियम एक ही प्रकार के होंगे, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा n1 होगा, इधर का मीडियम हो गया, ठीक है ना, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, ठीक। इतना बात इसमें है। और लेंस कैसा है, पतला लेंस है, तो हमें इसका जो फोकस दूरी सूत्र का निगमन करना है, तो जानते हो कि लेंस में दो पृष्ठ होता है। जो पहला पृष्ठ, जैसे लेंस जब बनाओगे तो इस प्रकार से लेंस बनेगा, इसमें ये वाला जो पृष्ठ होगा पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी, अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो एक इससे बनेगा एक वृत्त, ठीक है ना, एक इससे भी बन जाएगा एक पार्ट, ठीक ना। तो जो ये वाला हो गया इसकी जो त्रिज्या होगी पहले पृष्ठ की त्रिज्या, इसे हम R1 से दर्शाएंगे, और जो दूसरा पृष्ठ होगा इसकी जो त्रिज्या होगी इसे R2 से दर्शाएंगे। ये दोनों पृष्ठ R1 R2 क्या हो गए, क्रमशः पहले और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्याएं हो गई, जिसे आप बोलोगे वक्रता त्रिज्याएं हो गई हैं पहले और दूसरे पृष्ठ की, ठीक ना। इतना बात आपको इसमें पता होगा, R1 R2 पता होगा, अपवर्तनांक किसका पता है, n1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक पता है, n2 है। इतना बात इसमें पता है। जब इतना बात आपको पता होगा तो इसके फोकस दूरी का सूत्र जो निकल कर आएगा लेंस का, वो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1
इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू इंटू बाई n1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। इस 1 n2 बाई n1 को ऐसा भी लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 n2, ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1 n2 ना लिखकर किसी बुक में आप देखो केवल n लिखा गया होगा, जहाँ n को बता देगा कि इस माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक ना। तो 1 n2 को आप समझ जाना n माइनस 1, यहाँ पर ऐसा भी लिखा गया होगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो तीनों सेम है, बस उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है, और ये भी सापेक्ष अपवर्तनांक के पदों में है। केवल इंडिकेटर फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, 1 n2 को केवल ये लिख दिया गया, ठीक ना। बस वही चीजें हैं। r1 r2 दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। n1 n2 जो होते हैं, n1 का मतलब जो मीडियम होगा, जहां से रेज जा रही होंगी, किरणें जा रही होंगी, उसका अपवर्तनांक होगा। n2 जिस माध्यम में जा रही, मतलब लेंस में जिसे मतलब प्रवेश कर रही हैं, उसका अपवर्तनांक n2 होगा। और जो ये लेंस है, ये उसकी क्या होगी, फोकस दूरी। तो आप ये देख रहे हो कि लेंस की फोकस दूरी को किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। अगर हम अपवर्तनांक को चेंज करते रहें, यहाँ पर अपवर्तनांक अलग, यहाँ वाला अपवर्तनांक यहाँ वाला सेम है, तो लेंस के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक बदला जाए, लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है, अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजमेंट किया जाए, n2 का मान को बदला जाए, तो n2 के मान को बदलने पर ये रिजल्ट बदलने लगेगा, और रिजल्ट बदलने पर f का मान भी बदलता रहेगा। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम डिजायरेबल फोकल लेंथ जो होता है प्राप्त कर सकते हैं। कोई लेंस होगा, उसके एक निश्चित फोकस मतलब फोकस दूरी को हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके हेल्प के द्वारा, इस फार्मूले की हेल्प के द्वारा। साथ ही साथ आप इनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उनमें झुकाव कम करके, झुकाव ज्यादा करके, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी चेंज करके, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी चेंज करके इसके फोकस दूरी को बदला जा सकता है। तो ये जो फोकस दूरी होती है, ये अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगी और वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर अपवर्तनांक बदलता है, फोकस दूरी अपवर्तनांक बदलता है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बदलती हैं, तो उस केस में फोकस दूरी भी साथ साथ बदलती रहेगी, ठीक ना। तो हम इसमें चेंजमेंट करेंगे जैसे हम चाहेंगे। अभी आपको कंडीशन बताया जाएगा, उस प्रकार से आप फोकस दूरी को प्राप्त करते रहोगे। तो ये जो फार्मूला निकल कर सामने आ रहा है, इस फार्मूले को बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला। इसे बोलेंगे क्या, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक ना। मतलब कि लेंस बनाने वाला फार्मूला ये हो गया। इसे आप क्या बोलोगे, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला कहने का मतलब ये है कि जैसे लेंस जो बनाए जाते हैं, उनके पावर अलग अलग होते हैं, किसी की पावर कम, किसी की पावर ज्यादा, ऐसे तो बनाए जाते हैं। और जो पावर होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही बोलते हैं। तो अगर फोकस दूरी अलग अलग होगी तो अलग अलग पावर की ही बनेंगे। तो लेंस जो बनेंगे उनकी पावर अलग होंगी, अगर फोकस दूरी अलग तो पावर भी अलग होगी। तो इसलिए फार्मूले का नाम पड़ा हुआ है लेंस मेकर फार्मूला। इस फार्मूले का नाम पड़ा हुआ है। अगर आपसे ये भी कहा दे कि पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, तो आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको यही फार्मूला फार्मुलेट करना है या बनाना है, ठीक ना। और ये फार्मूला कब लागू होगा, जब लेंस कैसा होगा, थिन लेंस होगा, मतलब कि पतला लेंस जब होगा तभी आप इस फार्मूले को लगाओगे, अदरवाइज इस फार्मूले का यूज नहीं किया जाएगा। एक बात ये, इसे लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं और ये थिन लेंस के लिए वैलिड होगा। साथ ही साथ एक बात और आपको समझ लेना होगा कि जो थिन लेंस होगा, उस थिन लेंस के लिए जो उसकी फोकल लेंथ होगी, जो थिन लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी जो होती है, उसके लिए एक फार्मूला और आप प्रयोग करते हो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला आप हाई स्कूल लेवल पर भी पढ़े हो, यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसी मतलब इसका डेरिवेशन करते समय ये वाला डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा, साथ में ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला करके आज हम इसमें पढ़ेंगे ये चीज क्या होता है, ये फोकस दूरी कैसे प्राप्त करते हैं, ये वाली कैसे प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। आज इतना चीज मैं इस मतलब आज वाले वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद जब अगला वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें जो फोकस
दूरी होती है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, यह किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, ठीक ना। कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर फोकस दूरी जो होती है डिपेंड करती है, और उस पार्ट से इससे और जो फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस दोनों हेडिंग से मिलाकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज आप जो पढ़ रहे हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपके सिलेबस में, आपके मतलब प्रकाश की चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ठीक ना। चलो अब इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। इसका डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाएगा, बस इसके डेरिवेशन में आपको जो मैं पहले बता रखा हूँ, लेंस के गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का जो फार्मूला होता है, और उसी की मदद से आप इस फार्मूले का डेरिवेशन करोगे। जो चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ इसका भी डेरिवेशन आप उसी की मदद से करोगे। तो चलो देखते हैं कि किस प्रकार से डिराइव्ड होगा। मैं ये मान कर अभी चल रहा हूँ, ये जो फार्मूला आया है, जब दोनों तरफ समान माध्यम होंगे तभी के लिए फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आप मान करिए चलिए दोनों तरफ की मीडियम क्या है, सेम है, ठीक ना। दोनों साइड के मीडियम क्या है, सेम। तो मैं इधर मान लेता हूँ जो मीडियम है, सपोज यमोन, और इधर भी यमोन ही मीडियम है, ठीक ना। यमोन ही मीडियम मतलब सेम मीडियम। अगर आप इधर एयर मान लेते हो तो इधर भी क्या है, एयर है। बस यही मतलब है, दोनों साइड सेम मीडियम। जो लेंस है इसका एक अपवर्तनांक अपना होगा, ये अलग मीडियम है, ठीक ना। लेंस एक अलग मीडियम, इसका अपवर्तनांक हम n2 मानेंगे, और इसका जो मीडियम इसका अपवर्तनांक n1 आप मानकर चलोगे, ठीक ना। अब जब इतना चीज इसमें हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये पतला लेंस है तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इतना काम आप करना, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेना, और जब प्रिंसिपल एक्सिस आप खींच लोगे, अब देखिए यहाँ पर इसके सामने इतने दूरी, इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया ऑप्टिकल सेंटर, जिसे आप C से रिप्रेजेंट करोगे, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है कि कहाँ पर है, तो आप जहाँ चाहो डेरिवेशन का समय ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक ना। कहाँ रख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मान सकते हो, ठीक। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका होगा तो वह वहां से, क्योंकि जानते हो किरण आरेख खींचते समय हमेशा ऑब्जेक्ट से किरण जो होते हैं डाले जाते हैं, कहाँ पर, लेंस के पृष्ठों पर, वहीं से पड़ते हैं। तो यहाँ से लेंस के पहले पृष्ठ पर, ये वाला जो पहला पृष्ठ है, ठीक ना, पहला वाला पृष्ठ जो वहां पर किरण डाले, ये किरण यहाँ पर गया, ठीक। जब पहला पृष्ठ पर पड़ेगा, प्रकाश किरण आकर के पड़ेगा, तो जानते हो कि इधर का माध्यम अलग, लेंस में पहुंचा, अलग अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक मतलब माध्यम बदला, अपवर्तनांक बदला, तो क्या होगा, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगा। जब विचलित होगा तो थोड़ा इधर उधर हटेगा, मतलब है तो अविलंब की तरफ जाएगा या अविलंब से दूर हटेगा। तो ये चीज कैसे हम समझेंगे, तो जब ये पहला पृष्ठ हो गया, तो ये पहला पृष्ठ जिस गोले से काटा गया होगा, उस गोले का जो सेंटर होगा वही पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र भी कहलाएगा। तो जो पहला पृष्ठ है ये वाला, इसे जो काटा गया उसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, वक्रता केंद्र ये हो गया C1। C1 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, जो पहला सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र को वहां से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे आप क्या बोलोगे, नॉर्मल, उसका नाम होगा नॉर्मल। तो यह अविलंब हो गया। जब आपने अविलंब खींच रखा, तो अविलंब के बाद आपको ये बात और समझ में आ जाना चाहिए। अब प्रकाश किरणें इधर एयर से जा रही, सपोज करिए, और लेंस जनरली यही होता है, ग्लास का बनता है। तो मतलब ये हुआ कि प्रकाश विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। जब विरल सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ थोड़ा झुकेगी, ऐसा नहीं ऐसे चली जाएगी, तो थोड़ा झुक करके ये चीज नीचे से आएगी, तो ये थोड़ा ऐसे होगी, थोड़ा इसको मैंने झुका दिया, ये हुआ। अब यहाँ से ये यहाँ इसको जाना चाहिए था, ऐसे है, तो अगर हम इस पाथ को ऐसे बनाए तो यहाँ कहीं ये जाएगा, ठीक ना। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे बना रहे हो और इस प्रकार से अगर आप करते हो इसी प्रकार से, तो ये इसको यहाँ पर जाना चाहिए था, यहाँ पर जाना चाहिए था, आई टैस पर वहां पर जाएगा नहीं हो। रीजन क्या है, क्योंकि अभी आपने अपवर्तन पहले पृष्ठ से ही केवल दिखाया है, दूसरा पृष्ठ अभी बचा हुआ है। तो अपवर्तन तो दोनों पृष्ठों से होता है, हमें रिजल्ट जो आता है ये दोनों चीजें एक साथ हो करके हमें एक मतलब ये रिजल्ट हमारे सामने आता है, परिणामी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वो चीजें लेंस के अंदर हो जाती हैं और वो चीज एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। लेकिन
रियलिटी ये है कि इससे भी अपवर्तन होता है, इससे भी अपवर्तन होता है, लॉजिक यही है इसका। तो अब देखो, तो जब इससे भी अपवर्तन होगा, यहाँ से किरणें यहाँ पर आएंगी, ये यहाँ तक जाएंगी नहीं, ये केवल मैंने इमेजिन किया ऐसा होता है, ठीक है ना। पहले पृष्ठ जब अपवर्तन होगा जाना यहाँ पर चाहिए था, पर ऐसा नहीं, क्योंकि जब जाएगा तो एक पृष्ठ और मिल जाएगा, उससे भी टकराव होगा। जब उससे टकराव होगा तो भी प्रकाश किरणों के मार्ग, वही प्रकाश किरण के मार्ग को विचलित करेगा, मतलब मोड़ेगा, दाएं बाएं सेट करेगा वो भी। तो जब वो मोड़ेगा तो थोड़ा उसको समझिए क्या होगा, यहाँ तक तो आया। अब जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए एक अभिलंब होगा, नॉर्मल लाइन यहाँ पर होगी कहीं पर, तो यहाँ पर दूसरा पृष्ठ हो गया, तो यहाँ पर इसका नॉर्मल रेखा मैंने यहाँ पर खींच रखा है। ये देखिए ब्लू लाइन से मैं इसको दर्शा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल इसका। जो दूसरा पृष्ठ है उसके लिए नॉर्मल लाइन ये हो गई, ये वाला पार्ट, ठीक ना। अब जब यहाँ से अपवर्तन होगा तो अब जान रहे हो कि प्रकाश यहाँ से ग्लास से जा रही, कहाँ को जा रही, एयर में जा रही, तो सघन से विरल जाए तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। और जब अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका मतलब है कुछ ऐसे निकल आएगी। और ये प्रकाश कणों को देखिए मैंने मोड़ करके यहाँ पर ला कर दिया, यहाँ पर आई पर कर दिया, ऐसे मोड़ कर लाया और यहाँ पर मिलाकर मिला दिया। तो जहाँ पर ला करके मैंने अब मिलाया वो क्या है, वो क्या होगी, वो फाइनल इमेज है। जो किरणें ऐसे गई हैं वो मुड़ करके यहाँ पर आ जाएंगी, ऐसा थोड़ा कम मोड़ सकते हो। फिलहाल मैंने जो कर दिया वो सही है, तो आप लोग इसको थोड़ा कम मोड़ करके आप यहाँ कर सकते हो, ठीक ना। इतना ज्यादा ना मोड़ करके आप यहाँ, ये बहुत ज्यादा मोड़ दिया गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको थोड़ा कम मोड़ना, फिलहाल मैं भी दिखा देता हूँ, थोड़ा कम मोड़ करके यहाँ पर, यहाँ ना जा करके थोड़ा उससे पहले ही मोड़ जाएंगी। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ये हो गया, ठीक ना। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये C1 हो गया है और ये I हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये आपका फाइनल इमेज है। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, जो कि पहले पृष्ठ के द्वारा बना हुआ है। जो पहले पृष्ठ के द्वारा इमेज बनेगा वह दूसरे वाले पृष्ठ के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक ना। चलो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, कैसे इसका फार्मूलेट किया जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठों के द्वारा जब अपवर्तन होता तो जो उसका जो फार्मूला आता है उसका मैंने फार्मूला आपको बता रखा। फार्मूला ये बताया गया है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2/V माइनस N1/U इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर आपने पढ़ा N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। ये आपने अपवर्तन का सूत्र पढ़ा और उसमें मतलब शब्द पढ़े हो। N2 का मतलब वो मीडियम होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहां को किरणें जा रही होती हैं। अपवर्तन के जस्ट बाद जहां पहुंचेंगी उसका अपवर्तनांक होगा, ठीक ना। और V क्या होगा, जो क्या नाम होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज उसके पोल से जितनी दूरी पर बन रहा होगा वो उसका लेंथ हो जाएगा V। N1 जहां से प्रकाश किरणें जा रही होंगी अपवर्तन के लिए, जहां से किरणें जा रही होंगी उसका अपवर्तनांक N1 होगा, ठीक ना। और पोल से, पहले पृष्ठ के ध्रुव से वहां तक की दूरी, उस ऑब्जेक्ट तक की लेंथ U कहलाएगी और R जो पृष्ठ होगा उसकी रेडियस होगी। ये बात मैंने आपको बताया है। अब देखिए आप इसी बात को जब यहाँ लागू करोगे, यही फार्मूला जब यहाँ लागू किया जाएगा तो देखिए पहले पृष्ठ के लिए होगा क्या, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है O, ठीक ना। और ये दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र हो गया C2, ये हो गया C प्रकाशिक केंद्र C1, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र हो गया I। ये फाइनल इमेज है और I डैश एक वर्चुअल इमेज बना हुआ है। इतना चीज आपने यहाँ पर देखा। तो अगर हम पहले पृष्ठ के लिए देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले पृष्ठ के लिए, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक ना। फॉर फर्स्ट सरफेस माने मतलब कि प्रथम पृष्ठ के लिए। अगर प्रथम पृष्ठ के लिए आप देखते हो और अपवर्तन का सूत्र लगाते हो तो देखो क्या रिजल्ट सामने आएगा। अपवर्तन का जब सूत्र आप इसमें लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, याद रहे कि समस्त दूरियों का मापन जो होगा प्रकाशिक केंद्र से किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से दूरी का मापन करो, यहाँ से दूरी का मापन करो, या फिर यहाँ से, ये कहलाएगा पहले पृष्ठ का ध्रुव P1, ये कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ये कहलाएगा दूसरे पृष्ठ का ध्रुव।
चाहे आप यहाँ से दूरी मापो, यहाँ से दूरी मापो, यहाँ से दूरी मापो, तीनों की दूरियां लगभग बराबर मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह लेंस जो है पतला लेंस है, और पतले लेंस में ये जो C है और जो P1 है और P2 जो है, इनके बीच का सेपरेशन अंतराल बहुत कम होता है, क्योंकि लेंस बहुत पतला होता है। इसलिए जहां पर हम P1 की बात आएगी तो हम P1 से लेंस का मेजरमेंट, दूरी का मेजरमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम समस्त प्रकार की दूरियों का मापन C से करेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये सभी आपस में पतले लेंस के लिए हैं। हाँ, पतले लेंस की फोकस दूरी मतलब बहुत कम या ज्यादा हो तो बात की बात है, लेकिन जो ये तीनों पॉइंट होंगे इनके बीच की सेपरेशन अंतराल बहुत कम होगा। तो हम यहीं से दूरी का मापन C से करेंगे, मतलब प्रकाशिक केंद्र से करेंगे, नहीं कि पहले पृष्ठ के लिए तो पहले एक ध्रुव से करें, दूसरे के लिए दूसरे ध्रुव से करें, ठीक है ना। उससे भी किसी किसी बुक में देखोगे आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना, तो उसकी लेंस की कुछ मोटाई माने होंगे, T मोटाई माने होंगे, तब किए होंगे, ठीक है ना, तो वो चीज अलग होगा। लेकिन पतला लेंस जब आप पढ़ रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है करने की। तो अगर हम पहले पृष्ठ के लिए देखें तो देखिए N2 का मतलब जहां को प्रकाश जा रहा, कहाँ जा रहा, लेंस में, तो उसका अपूर्णांक N2 हो गया। बाई भी का मतलब जहां पर उसका इमेज बना होगा, जहां पर क्या बना होगा, इमेज बना होगा। तो इमेज कहां पर बना होगा, देखिए ये पहला पृष्ठ हुआ, यहाँ से जब इमेज आप देखोगे, जो पहला ये पहला वाला पृष्ठ जो इमेज बना रहा होगा, इसके अगर यही होता पृष्ठ तो इमेज I डैश पर बना होता, और हम यहाँ से दूरी मापे होते तो ये दूरी कुछ आया होता, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वास्तव में इमेज यहाँ बनेगा, क्योंकि इससे भी अपवर्तन होगा तब यहाँ फाइनल बनेगा। ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक ना, मध्यवर्ती है, इसलिए मैंने V डैश से I डैश से दर्शाया, तो ये हो गया V डैश, ठीक है ना। तो यहाँ से दूरी V डैश है, पर मैं यहाँ से दूरी जो V डैश पड़ेगी उसे आप C से अगर मापोगे तभी भी आप V डैश लिखोगे। क्यों? क्योंकि P1 और C आपस में बहुत पास हैं, बहुत क्लोज होंगे, और पतला लेंस होने के कारण यहाँ की दूरियां कोई बहुत मायने नहीं रखेंगी, तो यहीं से दूरी मापन किया जाएगा। तो यहाँ पर N2 क्या लिखा जाएगा, पहले पृष्ठ से वहां तक की दूरी, मतलब कि V डैश मैंने मान रखा है, तो इसे रख देता हूँ V डैश माइनस N1/U, जहां से जा रही होती हैं, जहां से जा रही है उसका अपूर्णांक N1, और यहाँ से पहले पृष्ठ के ध्रुव से लेकर के वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। अभी आपको चिन्ह पर पाटी नहीं लगाना है, क्योंकि जो फार्मूला लगा रहे हो सब लगा करके मिला हुआ है, उसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब उसको हम चिन्ह पर पाटी के साथ यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से दूरी आपका U होगा, तो चाहे आप ये दूरी समझ लो, चाहे प्रकाशिक केंद्र से, और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापी जाती है, तो आप यहाँ से दूरी समझोगे U है, तो बस U लिख देना, यानी कि P1 से, रियलिटी यही है, P1 से U की दूरी पर हम कहाँ से लेंगे, C से लेंगे, C से U तक की दूरी U होगी, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज हैं, ठीक है ना। बराबर क्या होगा, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई क्या होगा, जो पहला पृष्ठ है उसकी रेडियस आप कर्वेचर R1, जो पहला पृष्ठ है इसकी रेडियस क्या होगी, R1 मान रखा, और जो दूसरा पृष्ठ होगा इसकी रेडियस कितना मान रखा हूँ, R2 मान रखा हूँ। बस इतना आपको याद रखना है। ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट बन गया। ये क्या बन गया, कंडीशन नंबर फर्स्ट, मतलब पहला इक्वेशन आपको मिल गया। अब क्या करते हैं, जैसे आप पहले पृष्ठ के लिए लगाए हो यही फार्मूला दूसरे पृष्ठ के लिए आप वही अपवर्तन का सूत्र जो आप पढ़े हो, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R, वही आप दूसरे पृष्ठ के लिए भी लगाइए। तो यहाँ पर मैं फिर लिखूंगा क्या, फॉर सेकेंड सरफेस, मतलब कि दूसरे पृष्ठ के लिए। अगर हम दूसरे पृष्ठ के लिए देखें, जो दूसरा पृष्ठ यहाँ पर हमारे पास ये वाला है, अगर आप उसके लिए देखते हो तो क्या होगा, फिर जब आप सूत्र लगाओगे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि N1 मतलब जहां से जा रही होंगी, N2 मतलब जहां को जा रही होती। अपवर्तन के पहले जहां पर रहेंगे वो N1 होगा, अपवर्तन के बाद जहां पहुंच जाएंगे वो N2 हो जाएगा। तो अगर आप दूसरे पृष्ठ के लिए देखोगे तो दूसरा पृष्ठ आपका ये होगा, तो यहाँ से दूरी देखी जाएगी, और मैं यहीं से दूरी देखूंगा, प्रकाशिक केंद्र से दूरी देखूंगा। तो देखिए अगर आप दूसरे पृष्ठ के लिए देखते हो तो यहाँ पर क्या फार्मूला निकल कर आएगा, उसको थोड़ा समझिए। वही सूत्र मैं पुनः लगा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, फाइनल इमेज यहाँ पर बना है, तो प्रकाशिक केंद्र से फाइनल इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसे मान रखा हूँ क्या, V। तो यहाँ C से लेकर के
आई तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हमारा आई डैश है ये क्या कर रहा है, इस वाले पृष्ठ के लिए जो दूसरा वाला पृष्ठ है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वास्तविक वस्तु का काम कर रहा है। और यहाँ प्रकाशिक केंद्र से वहां तक की जो दूरी है उसे आप क्या बोलोगे, यू का काम कौन कर रहा है, v डैश कर रहा है। जो दूरी आप c से बोल रहे हो यहाँ तक की है, ये वो चीज आप यहाँ से बोल सकते हो, ये भी दूरी क्या है, v डैश ही है, क्योंकि आपस में बहुत पास की डिस्टेंस जो होती है लेंस पतला है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला बन जाएगा इसका, जब आप फार्मूला लगाओगे n2 मतलब जहां को जा रही होंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, दूसरे वाले में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाए, यहाँ किरण तो वास्तव में यहाँ है, यहाँ से यहाँ को जाएगी, जा रही इस मीडियम में, ठीक ना, एयर वाले में। तो यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखोगे आप या n2 का काम उसमें कौन कर रहा होगा, n1 कर रहा है जहां किरणें जा रही, बाई भी का मतलब इमेज जहां पर बन रहा होता है। तो यहाँ C से I तक की डिस्टेंस, यही तो इमेज की दूरी है, फार्मूले में भी वही तो होता है, तो यहाँ पर भी लिख दोगे। माइनस n1 का मतलब अपवर्तन के जस्ट पहले जहां पर रेज थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इस पृष्ठ को आप देखते हो तो इसके पहले यहाँ पर मीडियम में, मतलब कि लेंस वाले मीडियम में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, बटे नीचे क्या आया, u आया है। u का मतलब क्या होता है कि उस वाले पृष्ठ से जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो वहां तक की दूरी, मतलब कि P2 से लेकर के I तक की दूरी जो कि v डैश है, जिसे हम C से I डैश तक की दूरी बोलेंगे, ठीक है ना। दोनों के पतला लेंस है, बार बार मैं बता रहा हूँ, और लेंस वो दूरी होगी v डैश बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर आप रखोगे, यहाँ पर भी वही चीज आप करिए, यहाँ जैसे n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r लिखा गया है, वही काम आप यहाँ भी कर लीजिए। जब वही काम आप यहाँ करोगे तो देखो क्या निकल करके सामने आएगा, n1 और n2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ को पहुँच रहा है, तो जहाँ को पहुँच रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ से जा रहा होता है उसका बाद में लिखा जाता है, डिवाइड बाई दूसरा पृष्ठ उसकी त्रिज्या कितनी है, r2 है, इसको आप सेकंड मान सकते हो। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ऐड किया जाएगा, इतना काम हो गया। अब इतना तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट इतने में क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये समझ जाइएगा आपको ये अपवर्तन वाला फार्मूला सही से नहीं समझ में आया, ठीक ना। ये चीज मैंने आपको जब गोलीय पिस्टल द्वारा अपवर्तन बताया था, चाहे वह अवतल के द्वारा हो या फिर उत्तल के द्वारा हो, उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल दिए गए थे तीसरे वीडियो में आप लोग को, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आपके और भी जो कॉन्सेप्ट, जो कंफ्यूजन था इससे संबंधित, उसको मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक। अब देखिए, जब पहले और दूसरे के लिए हो गया तो अब दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ते हो तो जोड़ने पर मिलेगा क्या, n2 by v डैश, n2 by v डैश दोनों कैंसिल आउट होंगे, n1 by v माइनस n1 by u। तो यहाँ से हम यही लिख रहे हैं, n1 by v माइनस n1 by u, यहाँ पर ये आएगा। और यहाँ पर देखो n2 माइनस n1 और यहाँ n1 माइनस n2 है, तो यही चीज मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैं इस पार्ट को कर लूंगा अभी कॉमन, अभी n2 माइनस n1 डिवाइड बाई क्या, r1, और ये कितना हो जाएगा, n1 माइनस n2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। जब इतना काम आप लोग करोगे, इसको थोड़ा आप नोट करिए, फिर मैं मिटा करके आगे बताता हूँ। चलिए फिर देखते हैं आगे का पार्ट इसमें क्या है। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, मैं एक लाइन ऊपर का मिटा करके, या यहीं पर साइड में देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन अब यहाँ से हटा देता है, इक्वेशन जो बने हुए हैं इसको मैं यहाँ पर हटा दिया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से आप n1 कॉमन कर सकते हो, और जब n1 यहाँ पर कॉमन करोगे तो ये देखिए क्या बनेगा, n1 बन गया कॉमन। तो n1 जब कॉमन हो जाएगा तो एक बट्टे यहाँ पर भी बचेगा और यहाँ पर एक बट्टी u बचेगा, ठीक। और यहाँ पर आएगा n2 माइनस n1, इधर इसमें भी कॉमन कर लीजिएगा। तो n2 माइनस n1 यहाँ कॉमन हो गया। जब इतना कॉमन हो गया तो इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 बाई r1 ये बचा। यहाँ जब आप n2 माइनस n1 कॉमन करें तो n1 माइनस n2 है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन हो जाएगा तो -1/r2 हो जाएगा।
ये इतना चीज हो गया। अब जो यहाँ पर n1 है, मैं इसको वहां भेज देता हूँ, और जब वहां भेज दोगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 इन ब्रेकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इतना फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक, तो जब इतना फार्मूला निकल कर आएगा, इसको आप लोग थोड़ा नोट करिए, मैं देखता हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं इसमें। ठीक है, अभी तक क्लियर है। चलो अब आगे का पार्ट जब इसमें डेरिवेशन करेंगे तो देखिए मैं यहाँ वाला पार्ट यहीं पर काट देता हूँ, क्योंकि ये मेन दोनों इक्वेशन यही हैं, तो दोनों को जोड़ करके यहाँ पर बनाएगा, और इन दोनों से n1 कॉमन किया ये पार्ट बना, यहाँ से n2 से n1 कॉमन किया तो वो पार्ट बन गया। इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ और आगे का पार्ट मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। ठीक ना, जब आगे का पार्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो क्या बनेगा वो चीज। यहाँ n1 से दोनों में डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, और जब डिवाइडेशन करोगे तो बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2/n1 माइनस n1/n1 की मतलब कि 1 आएगा, और इन ब्रेकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला निकल रहा है। इससे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, 2 तो ऊपर था ही, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक ना, ये तीसरा पार्ट बन गया। इसी पार्ट को मैंने आपसे कहा n2/n1 को आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, मतलब इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा। अब इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1n2 भी लिख सकते हो, तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1n2 माइनस 1, और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। इतना आ गया। अब चाहे इस पार्ट को 3 मान लो या इसको 4 मान लो, कोई इससे प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इतना मिल गया, इतना फार्मूला हमारे साथ मतलब आपको प्राप्त हो गया। अब इस 1n2 को n भी लिखा जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना, अब जब इतना चीज आपको मिल गया है, अब एक चीज आप इसमें एक बात और सोचिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर है, u डिस्टेंस पर है, अगर वो वहां पर ना होता, मतलब ये हो जाए, यहाँ पर देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए क्या है, एक इमेजिनेशन अब किया जा रहा, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना होता, मतलब इनफाइनाइट लेंथ पर होता, कहाँ पर होता ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट लेंथ पर होता, तो इनफाइनाइट लेंथ पर जब प्रकाश मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो अनंत से चलने वाली किरणें कैसी होती है, समांतर होती हैं, और जब समांतर होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ पर फोकस होती है, उसका इमेज कहाँ पर बनता है, प्रिंसिपल फोकस पर बनता है। बात आपने पढ़ रखा है। इसी फोकस को आप मुख्य फोकस भी कहते हो, प्रिंसिपल फोकस कहते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो यहाँ से वो दूरी क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहीं पर मैं मिटा करके लिख रहा हूँ, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो जाए, अब इसमें आप लिखोगे यदि वस्तु अनंत पर होगा, उस केस में u बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, और जो मुख्य फोकस पर बनेगा प्रकाशिक केंद्र से वहां तक की दूरी भी कहलाएगी। वही तो होगी जहाँ पर इमेज बनेगा प्रकाशिक केंद्र से वहां तक की दूरी भी कहलाती है, मतलब भी जो होगा वह लेंस की फोकस दूरी बन जाएगी f। तो ये इतना चीज हो जाएगा, और जब इतना हो जाएगा यही रिजल्ट मैं ले आकर के इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा। तब क्या होगा, अगर इतना हो जाएगा u बराबर इनफाइनाइट v बराबर f, तब लिखोगे अतः समीकरण 4 से, यहाँ आपको लिखना होगा अतः समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से देखो क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा हम देखते हैं। यहाँ पर इसके स्थान पर f हो जाएगा 1/f माइनस इसके स्थान पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या बनेगा 1n2 माइनस 1, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। इतना हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। जब 5 हो गया, अब आप देखिए 1/इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब इतना 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा आपके सामने जो फार्मूला बचकर आएगा वो आएगा 1/f इक्वल टू 1n2, जिसे आप n भी लिख सकते हो, माइनस 1 इन ब्रेकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला निकल कर आया, यही आपका फार्मूला हो गया जो ये लिखा गया है 1/f बराबर 1n2 माइनस 1 इन ब्रेकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला निकल करके आएगा। यही फार्मूला आपको याद रखना है।
एक बात और, अगर ये आप इस फार्मूले का इसका इसे आप एक समीकरण मान लीजिए, समीकरण नंबर 6, अगर इस समीकरण नंबर 6 का और समीकरण नंबर 4 का इन दोनों का आपस में कंपेयर कर लिया जाए, कंपेयर करो तो देखो एक साइड तो बराबर है, ये वाला साइड दोनों की इक्वल है। जब ये साइड इक्वल है तो यहाँ वाला पार्ट क्या है, ये है, और यहाँ वाला पार्ट क्या है, 1/f है। इसका मतलब कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू इतना मिल जाएगा, और यही लेंस का फार्मूला भी हो जाएगा। और एक किसके लिए लागू किया जाएगा फार्मूला, पतले लेंस के लागू किया जाएगा। ये आपको मैंने जो प्रूफ जो मैं प्रूफ यहाँ पर बता रहा हूँ 1/f इक्वल टू 1/v/u, ये आप इसकी मदद से कर रहे हो। हाई स्कूल लेवल पर प्रूफ इसका अलग प्रकार से, ठीक है ना, बस आपको फार्मूला याद रखना है, बस इसका प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा। इंटर लेवल पर इतनी छोटी चीजें नहीं पूछेंगे, ये प्रूफ जो टोटल है ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4 और 6 की मदद से काम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिटा करके लिख रहा हूँ, समीकरण 3 को मिटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 4 एवं 6 से अगर इन दोनों की मदद से हम देखें तो 1/f इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/v/1/u मिलेगा। यही क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। यहाँ पर लिखोगे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, यही लिख सकते हो आप, पतले लेंस के फोकस दूरी का सूत्र यही है। एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। एक फार्मूला ये हो गया 1/f इक्वल टू 1 × -1/r1 ठीक। याद ये भी रखना है कि इस फार्मूले को हम क्या नाम देते हैं। इस फार्मूले का नाम मैंने आपको बताया, इसे आप बोलोगे क्या, लेंस मेकर फार्मूला बोलोगे। क्या नाम दिया जाएगा इसे, लेंस मेकर फार्मूला बोला जाएगा, जिसमें R1 और R2 को क्या समझना है। R1 R2 का मतलब ये होगा कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें पहले पड़ेंगी उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होगी, और जिस पृष्ठ पर त्रिज्या मतलब प्रकाश किरणें बाद में पड़ेंगी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें पहले पड़ेंगी उसकी वक्रता त्रिज्या R1, जिस पर बाद में पड़ेंगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 होगा। अभी आपको लग रहा है पहला पृष्ठ है इसकी त्रिज्या R1, दूसरा पृष्ठ है उसकी त्रिज्या R2। अगर मैं यहाँ से कर दूं तब प्रकाश किरणें यहाँ से अगर आ जाए तब क्या हो जाएगा, तो पहला पृष्ठ हो जाएगा R2 R1 बन जाएगा, R1 R2 बन जाएगा, ठीक ना। तो बस इस बात को आप ऐसा याद रखो, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें पहले पड़ेंगी उसकी त्रिज्या R1 होगी, और जिस पर बाद में पड़ेगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। ये चीज हो गया। और ये क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की जो फोकस दूरी होगी ये किस पर डिपेंड करेगी, लेंस के जो दोनों पृष्ठ होंगे उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगी, और साथ ही साथ अपवर्तनांक पर भी डिपेंड करेगी कि प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है लेंस में, किस मीडियम से लेंस में जा रही है, ठीक ना। तो अपवर्तनांक पर भी फोकस दूरी डिपेंड करता है, वक्रता त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। अभी केवल मैं इसको प्रैक्टिस में आपको ले रहा हूँ। इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। एक बात और, जब भी न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व किया जाएगा तो उस समय आप ये याद रखना कि R1 R2 और F इनको हमें चिन्ह के साथ प्रयोग करना होगा। मतलब ये चिन्ह के साथ ही, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर दो पृष्ठ लिए गए हैं तो हमें चिन्ह के साथ प्रयोग करने का मतलब ये है कि अगर उत्तल लेंस हुआ तो उसकी फोकस दूरी जनरली पॉजिटिव आप लेते हो। इसे जैसे भी मानते हैं कि उत्तल लेंस होगा पर फोकस दूरी नेगेटिव आएगी, इसमें भी न्यूमेरिकल मिलेंगे ऐसे, ठीक ना। लेंस वही होगा, प्रकृति बदल जाएगी, अपवर्तनांक के चेंजमेंट होने से लेंस की प्रकृति बदल जाती है। उत्तल की बात व्यवहार करने लगता है, उत्तल की बात व्यवहार करने लगता है, मतलब अपसारी में कन्वर्ट हो जाता है, अपसारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, लेंस वही रहेगा पर नेचर बदल जाएगा। और अगर फोकस दूरी नेगेटिव होता है तो आपको ये पता है वो कैसा होगा, अवतल होगा, और एक क्या लिया जाएगा, ये उत्तल लिया जाएगा। एक बात और, ऐसे अगर लेंस बनाया गया होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। अगर किरणें ऐसे आपतित की गई हैं, तो ये जो पहला पृष्ठ है ये वाला है, ये पहला पृष्ठ होगा जिस पर प्रकाश किरणें पहले पड़ रही हैं, इसके बाद इस पर जाकर के अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगी। तो ये वाला पहला पृष्ठ होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी उसे हम R1 बोलेंगे, और जो दूसरा पृष्ठ होगा उसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो पहला पृष्ठ होगा इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा,
और जो वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा तो ये दूरी हम इधर मापेंगे। और याद रहे प्रकाश किरणों की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए इसमें इस केस में क्या होगा, r1 तो पॉजिटिव, क्योंकि r1 प्रकाशिक केंद्र से C1 तक की दूरी होगी और ये हो जाएगी पॉजिटिव। और r2 क्या होगा, दूसरा पृष्ठ होगा। अगर दूसरे से आप सर्कल कंप्लीट करोगे तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर आएगा और ये त्रिज्या क्या कहलाएगी, r2 कहलाएगी, ठीक ना। जब ये त्रिज्या आपकी r2 यहाँ से दूरी देखोगे r2 होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, तो यहाँ दूरी आपको इधर मापना पड़ेगा। और जब दूरी आप इधर मापोगे, प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं, आप इधर माप रहे हो, तो r2 को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। इसी प्रकार आप हर क्वेश्चन में जैसे उत्तल के लिए, जैसे मैंने उत्तल के लिए बताया, ऐसे अवतल के लिए भी होगा, ठीक ना। अवतल के लिए भी थोड़ा आप समझ लीजिए। अवतल के लिए बात यह है कि यह अवतल लेंस हो गया, यह अवतल लेंस हो गया, इस पर प्रकाश किरणें ऐसे आपतित कराई गई, ठीक। तो यहाँ पर किरणें इस प्रकार से अगर आपतित कराओगे तो पहले इसी पर पड़ रही हैं, पहले इस पर पड़ रही हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r1 होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, r2 होगी। और यहाँ पर देखो, इसका अगर कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र तो यहाँ हो गया और इसकी त्रिज्या हम इधर मापेंगे, इधर आएंगे, कहीं पर सेंटर यहाँ पर होगा, तो इधर अगर आप आकर मापोगे तो r1 इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पर r2 जब आप मापोगे, ये गोला जब बनाओगे तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा और दूरी आपको इधर मापना होगा, इधर। और उसी दिशा में रेंज भी चल रही है, दिशा रेंज की हो गई और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस केस में आपकी बार क्या हो जाएगा, r2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो r1 r2 का पॉजिटिव निगेटिव जो कुछ भी आएगा वो उनके डिपेंड करेगा, उनके शेप पर, उनके आकार पर डिपेंड करेगा। कभी दोनों निगेटिव हो जाएंगे, कभी दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों निगेटिव हो जाए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए, ठीक ना। ऐसा कुछ उनके वैल्यूज आएंगे, वो लेंस के आकार पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हमें पॉजिटिव के चिन्ह साथ लेना होगा, अवतल की नेगेटिव साथ लेना होगा। इतना बात अगर आपको याद रखते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। अब चलो देख लेते हैं इस फार्मूले पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम जो होंगे, आज मैं उसका डिस्कशन यहाँ पर कर ले रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में मैं लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होंगे, कारण जो होंगे, उनका बात करूंगा और उस पर और कुछ न्यूमेरिकल जो होंगे उसको भी मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक ना। तो आज इतने चीज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। जो हेडिंग आपको बताया गया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इस पर थ्योरी या फिर इसी का न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया, पतले लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है वो क्या बताया गया, 1/f = 1/2 - 1, यहाँ पर 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला मैंने आपको बताया, ये फार्मूला मैंने बताया आपको। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि एक द्विउत्तल लेंस है। द्विउत्तल लेंस का मतलब इस प्रकार का द्विउत्तल लेंस हो गया। क्वेश्चन यही है कि एक द्विउत्तल लेंस है, इस द्विउत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, r1 = r2 है और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बताया हो 10 सेंटीमीटर। अभी वो दिया जो आंकड़ा मैं वो लिख रहा हूँ, जिन पर पार्टी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लगाना होगा। तो r1 r2 बताया है 10 सेंटीमीटर है। और एक बात बताया गया है कि प्रकाश किरणें जो है y से कांच में जा रही है, y का अपूर्णांक यहाँ पर बताया गया। इस वाले मीडियम का अपूर्णांक जो है n1 जो हमें दिया गया है वह 1 दिया गया है और यहाँ कहाँ पर रही ग्लास में जिसका अपूर्णांक दिखा गया है 3/2, ठीक ना। ये चीज दिया गया है। कह रहा है ये जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो जब आपको 1n2 पता है तो आप यहाँ से सीधा आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या नाम है 1/f = यह फार्मूला सीधा आप अप्लाई कर दीजिए। तो 1/f बराबर जब सॉल्व करोगे, अब सभी को क्योंकि हमें तो ज्ञात करना है, इसमें चिन्ह तो लगाने की जरूरत नहीं, इसका वैल्यू निकाल कर लाना होगा। बाकी जो बचा है उसमें चिन्ह लगा लीजिए, लगेगा किस पे, केवल त्रिज्या पर लगेगा। तो पहले त्रिज्या जो पहला पृष्ठ होगा उसकी पॉजिटिव होगी, दूसरे क्या हो जाएगी, निगेटिव। ऐसा याद रखो क्योंकि बार बार बनाने की जरूरत आपको नहीं होगी। अगर द्विउत्तल देखते हो, अगर द्विउत्तल नजर आए, दोनों पृष्ठ उत्तल नजर आए, तो r1 हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, r2 हमेशा क्या लोगे, निगेटिव लोगे। ऐसा क्यों, अभी जो मैंने पहले बताया उसी प्रकार से, क्योंकि इधर से रेज जाएंगे, आप मान कर चलोगे। अगर ऑब्जेक्ट रेज नहीं खींचा होगा तो आपको ये मान कर चलना होगा कि जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो लेफ्ट साइड, लेंस के लेफ्ट साइड में होगा। ऐसा नहीं राइट में मान लो, ठीक ना, लेफ्ट में मानकर आपको चलना होगा और इस प्रकार से चलोगे आप।
ठीक है ना। इधर भी मान सकते हो, तो अब इधर से दूरी मापोगे, थोड़ा आड़ और लगता है, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में जो बताया गया पूरा चीज वही है कि इधर से, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो परिपाटी है, आप जिधर से चाहो मान सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उस रूल को ही फॉलो करिएगा ना। तो बीच में किताब वाला कुछ अपने दिमाग वाला, दोनों में मतलब कि सामंजस्य बैठा कर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चाहे आप इधर से मानकर चलो, चाहे इधर से मानकर चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए एक ही प्रकार का मापदंड होना चाहिए, ठीक है ना, ये जरूरी होगा। तो देखते हैं, R1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो R1 का मान यहाँ पर लिखोगे आप +10 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और 1n2 अगर पता है तो 1n2 मतलब n1 n2 पता है, तो 1n2 भी n2/n1 आ जाएगा, जिससे आप लिख सकते हो क्या 3/2/1, मतलब कि वही 3/2 मतलब कि 1.5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 1.5 लिखा जाएगा। तो ये भी ऐसा सीधा दिया जा सकता है कि लेंस का अपोर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब y के सापेक्ष कहा गया अपोर्तनांक, ठीक ना, ये चीज हो गया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जब इतना लगाओगे 1n2 मतलब 1.5 -1 1/R1 मतलब 1/, कितना लिखोगे 1/10 -1/R2 मतलब -10, इसलिए +10 हो जाएगा। 1/10 1/10 2/5 हो जाएगा। तो 1/f यहाँ पर 1.5 से 1 गया, आधा 0.5, तो 0.5 मतलब 1/2, और यहाँ पर 2/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2/10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे उल्टा, तो बराबर कितना आ जाएगा +10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। प्लस तो आना ही था क्योंकि उत्तल लेंस है। हाँ, अभी अपोर्तनांक से कोई बात नहीं किया गया है, इसलिए तो ये भी समझ में आएगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी +10 सेंटीमीटर होगा। जो ये उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी इतना होगा, ठीक है ना। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अभी केवल मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ कैसे यूज करना होगा, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है ना, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी चीजें अभी इससे और संबंधित हैं, वो सब आपको अगले वीडियो तक पूरा कंप्लीट इस पॉइंट संबंधित सब बातें मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को उसके बाद वाले वीडियो को जब पूरा साथ देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले आप इसको समझिए, फिर इसके बाद का वीडियो, दोनों अगर समझ लेते हो अच्छी तरह से तो आप ये समझिए इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे सलूशन देने में आप सक्षम तब हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास आपकी जो एक लेंस है वो लेंस इस प्रकार से है, जिससे नाम दिया गया है समतल उत्तल। एक लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, हाँ। और समतल उत्तल लेंस का जो पदार्थ है उस पदार्थ का अपोर्तनांक मतलब कि 1n2 बोल लो या फिर n बोल लो, ये दे रखा है 1.5 है। कितना दिया गया है 1.5 दिया गया, इसका अपोर्तनांक है। और ये पूछ रहा है कि जो पहला पृष्ठ है, जो इसमें दूसरा वाला पृष्ठ है, मतलब जो गोलीय पृष्ठ है, उस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या दी गई है, अभी मैं r लिख रहा हूँ, उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या जो लिखा गया है वो 20 सेंटीमीटर लिखा गया है। कितना लिखा गया है 20 सेंटीमीटर लिखा गया है। कह रहा है इस समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। इस समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछा जा रहा है। तो समतल उत्तल लेंस इसी प्रकार से आप बनाओगे और देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप मान कर चलोगे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है, किरणें यहीं से इस पर जाएंगी, तो पहले समतल पर जाएंगी, जिस पृष्ठ पर पहले पढ़ेंगी उसकी त्रिज्या को R1, तो आप बाएं तरफ मानकर चलना अभी। तो यहाँ पर जब मानकर चलोगे तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा, R1 मतलब पहले पृष्ठ की त्रिज्या। पहला पृष्ठ क्या है समतल है, और आपको पता होना चाहिए समतल पृष्ठ की जो कटा त्रिज्या होती क्या होती है इनफाइनाइट होती है, तो R1 इनफाइनाइट हो जाएगा। और R2 कितना हो जाएगा, R2 अगर देखोगे तो R2 का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा 20 दिया गया है, तो अब 20 लिख देना सेंटीमीटर, ठीक ना। प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं और इसका अवकथा केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, दूरी आप इधर मापोगे, इसलिए R2 को क्या ले लेना निगेटिव ले लेना। और ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये पहला पृष्ठ होगा, तो इनफाइनाइट का जो अवकथा केंद्र होगा वो कहाँ पर इनफाइनाइट पर होगा, ठीक ना। तो इसको आप बस ऐसे रहने दीजिए, R1 तो इनफाइनाइट रहना और R2 के साथ चिन्ह लगा देना, ये हो गया। यहाँ पर क्या मिल गया 1.5 मिल गया, ठीक ना। और उसका अपोर्तनांक तो पता है, अब निकाल लेते हैं फोकस दूरी 1/f बराबर 1n2 या n लिख दो -1 1/R1
माइनस 1/r2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/f इक्वल टू 1 इंटू मतलब 1.5 माइनस 1 और यहाँ पर 1/r1 मतलब कि इनफाइनाइट माइनस 1/r2 मतलब कि माइनस 20, तो इससे प्लस 20 हो जाएगा क्योंकि माइनस वो भी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/f इक्वल टू ये तो 0.5 आएगा, 0.5 का मतलब हाफ हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0 होगा, यहाँ पर 1/20 बचेगा, 1/, यहाँ पर 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 40, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा प्लस 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि जो उत्तल लेंस, जो ये समतल उत्तल लेंस है इसकी जो फोकस दूरी है प्लस 40 है, प्लस आ रहा है ना फोकस दूरी, इसका मतलब क्या है जो उसकी प्रकृति भी होगी समतल उत्तल लेंस मतलब वो उत्तल लेंस है। दूसरा पृष्ठ जो होता है वो ये बताता है उसकी नेचर क्या है, ठीक ना। समतल उत्तल है तो उत्तल दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल का पहला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, तो अगर उत्तल दूसरा पृष्ठ है तो इसका मतलब लेंस कैसा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उत्तल की होगी। अगर दूसरा पृष्ठ अवतल का होता मतलब कि ऐसे होता और ये ऐसे बना होता तो इसकी प्रकृति कैसी होती, अपसारी होती, ठीक है ना। दूसरा पृष्ठ जो होगा नेचर को बता देता है, नेचर क्या होगा लेंस का, अभिसारी होगा, अपसारी होगा, प्रकाश को मोड़ेगा कि दूर हटाएगा, बिखेरेगा, क्या करेगा, ठीक ना, वो उस पर डिपेंड करता है दूसरे पृष्ठ पर, ठीक ना, उससे नेचर पता चल जाता है, ठीक। तो ये दो न्यूमेरिकल हो गए। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको इस पर और बता देता हूँ, बाकी अभी इस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे और इस पर जो अपवर्तनांक पर कैसे डिपेंड करता है, वक्रता त्रिज्या पर कैसे डिपेंड करता है, ये सभी बातें मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो तब तक आप लोग इसको अभी सॉल्व करिए। फिलहाल मैं अभी एक न्यूमेरिकल आपको और बता देता हूँ, ठीक ना। अब की जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ वो उत्तल से संबंधित ना होकर के अवतल संबंधित है, ठीक ना। अभी नॉर्मल न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, अगले वीडियोज में आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो चलो देखते हैं, अवतल पर है, एक अवतल लेंस बताया गया, एक अवतल लेंस है, ठीक, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक जो लिखा गया है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ये बताया गया 1.5, क्योंकि एक ग्लास का लगभग बनता है और उसका अपवर्तनांक 1.5 लिखा जाता है। तो यहाँ इसके साथ तो इसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, मतलब कि हमें 1n2 दिया गया है। अब कह रहा है दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो हैं आपस में बराबर है, r1 r2 आपस में क्या है बराबर, r1 बराबर r2 है, और दोनों के मान जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। अब से क्या पूछा जा रहा है, इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया अगर दो अवतल होगा, दो अवतल वाले केस में r1 आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और r2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे मानोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर मानोगे, ऐसे पहला पृष्ठ होगा, इस पर प्रकाश किरणें जा रही होंगी, जब प्रकाश किरणें इधर को जा रही होंगी, ये माना जाता है कि बाएं तरफ है ऑब्जेक्ट, तो जिस पर पहले पड़ेंगी वो r1 होगा, जिस पर बाद में पड़ेंगी उसको r2 होगा। तो ये पहले पड़ रही है इस पर r1, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ से दूरी r1 कहलाएगी इसकी, तो r1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि किरण दूरी आप इधर मापोगे, किरणें इधर जा रही होंगी, और पहले यहीं शुरू किया जाता है, नहीं कि यहाँ शुरू कर लें ऐसे हम नाप लें, तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो गलत तरीका है, आपको बताया गया है बातें कि प्रकाश केंद्र से मापनी होती है, यहाँ से ना माप करके यहाँ से यहीं से मापना होता है, वो चीज़ें वही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, क्योंकि पतला लेंस पड़ गए हो, पतले लेंस के केस में सब बातें सही हैं। तो चलो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। तो अगर हम चिन्ह परिपाटी के साथ देखें तो r1 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और r2 क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। सेंटीमीटर लिखोगे आप यहाँ पर, ये भी सेंटीमीटर लिखा जाएगा, और n का मान 1n2 जिससे आप बोलोगे 1.5 मतलब कि 3/2 हो जाएगा। फोकस दूरी हमें पता करनी है, तो देखते हैं 1/f इक्वल टू 1/, यहाँ पर लिखोगे 1n2 या n -1, 1/r1 -1/r2 फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो n का मतलब 1.5, 1.5 से 1 निकाल दोगे, ये 1.5 है ना, 1.5 से 1 निकालोगे आधा, आधा मतलब 1/2, 1/r1, r1 का मतलब -20 हो जाएगा, -r2 का मान क्या है, +20 है, 20 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2, 1/20, 1/20, जो माइनस है इसको आप यहाँ लगा सकते हो, -1/20, -1/20, ये हो जाएगा कितना, -2/20, इसको आप लिखोगे -2/20 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
रिवर्स कर लेंगे और बराबर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। निगेटिव ये बता रहा है कि लेंस क्या है, अपसारी लेंस है, मतलब कि अवतल लेंस है। हाँ, अवतल लेंस है ये चीज मिल गया हमें। और इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रकाश किरणें अगर मुखज के समांतर इस लेंस पर आपतित कराई जाए तो क्या होंगी, वो 20 सेंटीमीटर पर जाकर के फोकस होते हुए हमें प्रतीत होंगी। हाँ, 20 सेंटीमीटर फोकस होते हुए प्रतीत नजर आएंगी। ठीक, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इतना न्यूमेरिकल आप अभी सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके जो डेरिवेशन पहले आपको इसका बताया गया, पहले आप उसको अच्छी तरह समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम उस डेरिवेशन में होता है तो आप कमेंट करिएगा, अपने कंफ्यूजन को पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन समझ में आना वो मुश्किल होगा। फिलहाल आज मैंने जिस क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर किया वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद जब अगले वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसके लेवल थोड़ा हाई होंगे। ठीक ना, और फोकस दूरी और पूर्णांक पर कैसे डिपेंड करती है, रेडियस पर कैसे डिपेंड करती है, इस बात का डिस्कशन भी किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।